होता है। देखो, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, ठीक है। देखो, आपको ये बात तो समझ में आ रही है कि ये जो फंडामेंटल राइट हैं आपके, ये कहाँ से निकल रहे हैं, कौन सा बेस्ड है, कहाँ कौन सा बेस है जहां से ये निकल के आए हैं। सोर्सेस तो अलग चीज है, ये निकल के कहाँ से आया है, तो वो आपको एक तरीके से मौलिक अधिकार जो है आपके मानवीय अधिकारों में से निकल के आते हैं। किसमें से आते हैं? ह्यूमन राइट्स। क्या बोलते हैं इनको? ह्यूमन, है ना। आपके पास ह्यूमन राइट्स अब क्या होते हैं? ह्यूमन राइट्स जिस व्यक्ति, हर व्यक्ति को खाने पीने का, रहने का, सोने का, ये सारे जो अधिकार होते हैं जो आम आदमी को उसके लिए, उसके जीने के लिए चाहिए, वो क्या है आपके? वो सारे के सारे ह्यूमन राइट है, चाहे खाने के लिए चाहे वो कमाने के लिए। ठीक है, तो वो सब ह्यूमन राइट्स हैं। अब ये ह्यूमन राइट जो है वो इंटरनेशनल कन्वेंशन के ऊपर बेस्ड है, मतलब इंटरनेशनल कन्वेंशन बनी हुई है आपकी यूडीएचआरसी, ठीक है ना, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो वहां पर इस तरीके की चीज जो है आपकी, वो ह्यूमन राइट्स हैं। ठीक है, उन्हीं से ही हमने इन्फ्लुएंस होकर के ये ह्यूमन राइट जो है, वैसे तो यूएसए में काफी ज्यादा प्रचलित है, मतलब यूएसए से ही हमने क्या उठाया था? फंडामेंटल राइट्स उठाए थे, क्योंकि वहां पर ये ज्यादा उनको इंपॉर्टेंस दी जाती है। और हम क्या कर रहे थे उस टाइम पर जब संविधान बना रहे थे, तो हमने क्या सोचा कि हमारे पास भी, हमारे लोगों के पास भी क्या होने चाहिए? फंडामेंटल मौलिक अधिकार होने ही चाहिए। और इसलिए हमने यूएसए से क्या कर लिया था? फंडामेंटल राइट को अडॉप्ट कर लिया था। ठीक है, तो अब हमारे सामने क्या आ गए? फंडामेंटल राइट्स आ गए। इनको हमारे यहां पर, ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं, इनको हमारे इस संविधान के अंदर क्या किया गया है? इनको 6 कैटेगरीज में बांटा गया है। कितनी कैटेगरीज हैं टोटल? 6 कैटेगरीज में ये फंडामेंटल राइट्स जो है आपके, वो बटे हुए हैं। जैसे कि सबसे पहले जब इसको आप पार्ट को पढ़ोगे तो कुछ इस तरीके की चीजें इसके अंदर इस हिसाब से जोड़ी गई हैं कि जिससे क्या हो कि अगर आपके फंडामेंटल राइट को कोई ब्रीच करे, नुकसान पहुंचाए आपके फंडामेंटल राइट को, तो हाथ की हाथ आपको क्या मिल जाए? उसकी रेमेडी भी मिल जाए। अब अब आप सोचोगे कि भैया ये फंडामेंटल राइट को हमारे को नुकसान पहुंचा कौन सकता है? बताओ कौन पहुंचा सकता है? जिसके पास क्या होगी? ताकत होगी, जिसके पास पावर होगी, है ना, वो ही हमारे फंडामेंटल राइट को क्या कर सकता है? नुकसान पहुंचा सकता है। और वो सबसे ज्यादा नुकसान कौन कौन पहुंचा सकता है हमारे फंडामेंटल राइट को? वो कौन है? जो हमारे लिए नियम बनाता है, जो हमारे लिए कानून बनाता है, जो हमारे ऊपर कंट्रोल करने का काम कर रहा है, जो हम पे प्रेशर बना रहा है, वो कौन है? बताइए, बताइए। वो है स्टेट। क्या है? स्टेट के अंदर सॉवरेन अथॉरिटीज होती हैं। ये वैसे तो सॉवरेन अथॉरिटी जो है हमारे यहाँ पर पीपल ऑफ इंडिया को माना गया है, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ पर पार्लियामेंट के पास बहुत सारी पावर होती हैं। अगर वो हमें कानून बना करके फांसी पे चढ़ाना चाहे तो कोई रोक सकता है क्या उसे? बताओ, रोक देगा क्या कोई? तो नहीं रोक सकता। इसी चीज को रोकने के लिए, मतलब इसको रोकने के लिए, हमारे जो फंडामेंटल राइट हैं, इनकी सुरक्षा कौन करता है फिर? मतलब हमें मारने वाला कौन है? स्टेट। और हमें बचाने, इससे बचाने के लिए कौन बनाया गया हमारे लिए? बताओ, कौन है गार्जियन हमारे फंडामेंटल राइट का? वो है कोर्ट। क्योंकि भाई इसके पास क्या है? बहुत ज्यादा मात्रा में पावर है। अब ये चाहे तो हमारा, हमारे फायदे के लिए काम भी कर सकता है और हमारा विनाश भी कर सकता है, क्योंकि इस पास अल्टीमेट पावर है। समझ में आ रही है मेरी बात? जैसे पुलिस, पुलिस के जो डिपार्टमेंट है, बड़े बड़े अधिकारी, मंत्री, ये हमको नुकसान पहुंचा सकते नहीं पहुंचा सकते? अगर हमारी किसी को बिजली काटनी होगी तो कुछ भी कर सकते नहीं काटने, पानी नहीं देना होगा तो नहीं देंगे ना, कुछ भी कर सकते, इनके पास पावर है इस तरीके की। समझ में आ रही है मेरी बात? मैं क्या बता रहा हूँ?
तो इनके बनाए गए नियम कायदे और कानून जो हैं वो किस पर लागू हो रहे हैं? इन हम लोगों पर। मतलब कौन है हम? ह्यूमन, या अपन कह सकते हैं सिटीजन। हम लोगों के ऊपर क्या हो रहे हैं? ये लागू हो रहे हैं। ठीक है। अब जब लागू हो रहे हैं तो, और इसकी वजह से क्या हो रहा है, जब ये नियम कायदे कानून जब हम पे लागू हो रहे हैं, उससे क्या हो रहा है कि हमारे जीने के अधिकारों में, हमारे रहने खाने पीने के अधिकारों में क्या हो रहा है? उससे हमको नुकसान पहुंच रहा है। हम अपने फंडामेंटल राइट को एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं। समझ में आ रही मेरी बात? तो अब जब हम एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे तो हमारे क्या हो रहे हैं? ब्रीच हो रहे हैं फंडामेंटल राइट। और वो कर कौन रहा है? स्टेट। तो इसके लिए हमको रेमेडी कहां मिलेगी? हम इनसे जाके लड़ तो नहीं सकते। हम तो आम नागरिक हैं। हम इनसे लड़के भी क्या कर लेंगे बताओ? किसको पीट के आओगे? समझ में आ रही बात? तो अब हमारे पास एक लीगल प्रोसेस है, वो है कोर्ट। इसलिए गार्जियन ऑफ द फंडामेंटल राइट जो है, किसको कहा जाता है? सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है। पता है ना ये बात तो आपको? तो यहां पर कोर्ट के पास ये पावर होती है। इसलिए सबसे पहले हमारे इस फंडामेंटल राइट को समझाने से पहले इन्होंने दो काम किए। पहले में तो बताया कि स्टेट होता क्या है, पहले स्टेट की डेफिनेशन समझ लो। क्या बताया? स्टेट को बताया। और आखिर में स्टेट को बताया, फिर ह्यूमन राइट से रिलेटेड जो सिटीजनशिप है, सिटीजन है, उन सिटीजन और ह्यूमन के लिए, मतलब एक तरीके से लिख लो पर्सन। पर्सन में सब आते हैं, ह्यूमन तो और बाय डेफिनेशन है। तो उनके फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए कौन बनाया? कोर्ट बनाया। तो इसलिए सबसे पहले जब आर्टिकल पढ़ते हो आप, कौन सा? 12। आर्टिकल नंबर कौन सा है? 12। तो उसमें समझा रखा है आपको स्टेट को। और आखिरी में जो फंडामेंटल राइट है आपके, उसमें किसको समझाया है? 32 से लेकर के 35 में, उसमें कोर्ट के बारे में बता रखा है कि आप रिट पिटिशन, रेमेडीज के बारे में बता रखा है ना। ऐसे करके इनके 6 फंडामेंटल राइट बनाए। क्या बनाए? समझ में आ रही मेरी बात क्या बता रहा हूं मैं आपको? ये बहुत आसान भाषा में, जो बहुत आम लेमैन की भाषा में बता रहा हूं, ये जिससे आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए कि हो क्या रहा है, ये बनाया किस तरीके से है, इसका फॉर्मेशन। ठीक है। अब यहां पर ये जो फंडामेंटल राइट हैं, इनको 6 भागों में विभाजित किया गया है। कितने में? पहला कौन सा है? राइट टू, राइट टू इक्वालिटी। कितने से कितने आर्टिकल में समझा रखा है? 14 टू। फिर आपको क्या बता रखा है? राइट टू फ्रीडम। कितने से कितना आर्टिकल? फिर ऐसे ही एक है राइट अगेंस्ट द एक्सप्लॉइटेशन। कितने से कितने आर्टिकल? समझ में आ रही बात? ऐसे ही जब और देखोगे तो आपको समझ में आएगा। राइट टू, कितने से कितने आर्टिकल? आर्टिकल नंबर 25 से लेकर के 28। फिर इसके बाद आता है, एक आता है आपका कल्चरल एंड एजुकेशनल। इसकी भी फ्रीडम है आपके पास। कौन सा बन गया ये? 5th। और एक लास्ट में आपको रेमेडीज दी जाती हैं।
ये भी एक राइट है कि नहीं है? ये रेमेडीज बताई गई। रेमेडीज कैसी हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज दी गई हैं यहां पर आपको, रिट से लेकर के। टोटल रिट कितनी बताई हुई है? 5 रिट बता रखी है। क्लियर हो गई बात? ये सारी की सारी रिट जो हैं वो किसके अगेंस्ट लगती हैं? समझ में आ गई बात? तो ऐसे करके यहां पर आपको पहले आर्टिकल नंबर 12 बताया कि पहले स्टेट क्या होता है, स्टेट की डेफिनेशन को समझाया है। अगर स्टेट की डेफिनेशन समझ में आ जाएगी तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि किस व्यक्ति के खिलाफ ये जो स्टेट जो है, जिनके पास पावर है, जिनके पास शक्ति है ना, जिनके पास लॉ को, नियमों को बनाने के कानून हैं, वो कहीं हमारे किसी फंडामेंटल राइट का, अब ये जितने भी सब्जेक्ट मैटर हैं ये क्या है आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, इनसे रिलेटेड अगर कोई भी उल्लंघन किया जाएगा तो आप क्या कर सकते हो? उल्लंघन करने वाला कौन है? स्टेट है। तो स्टेट के अगेंस्ट क्या करोगे? रिट पिटीशन फाइल कर दो। क्लियर हो गई बात? यही चीज यहां पर समझाई गई है और बताई गई है आपको। अब पहले यहां पर आपने ये देखा, अब आपको पता ही है, आपको ये सारी चीजें पता है कि फंडामेंटल राइट के अगर अगेंस्ट कोई जाकर के काम करेगा तो क्या इनको इन्फोर्स करवाया जा सकता है? इन्फोर्स करवा सकते हो कि नहीं करवा सकते? तो ये इन्फोर्स करवाने का अधिकार यहीं तो दिया गया है। और इसी के बाद जब स्टेट की बात होती है तो स्टेट जो है उसका काम क्या है? आपके वेलफेयर के लिए काम करना। डीपी डीपीएसपी मतलब जो स्टेट सेक्शन नंबर 12 आर्टिकल नंबर 12 में डिफाइन किया हुआ है, वो आपके इस चैप्टर नंबर, पार्ट नंबर 3 के ऊपर लागू होता है। और पार्ट नंबर, ये होता क्या है स्टेट, और इन्हीं के अगेंस्ट ही तो इनको आप इन्फोर्स करवाते हो, इन्हीं के अगेंस्ट करवाते हो ना इन्फोर्स। तो यही चीज जो है आपकी यहां पर बताई गई है कि क्या चीज यूज की जाती है फंडामेंटल राइट को लेकर। ठीक है। हम्म हम्म। वो दोनों है एक ही। हम्म। वो कौन, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये आ जाता है, यहाँ पर भी उसके बारे में बता रखा है, ऐसा कुछ नहीं है, वहां पर भी है, लेकिन वहां कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल लीगल कुछ और भी चीजें आ जाती हैं। यहाँ पर तो आप केवल फंडामेंटल राइट के लिए लगा सकते हो, वहां पर हाई कोर्ट के पास और ज्यादा वाइड पावर आ जाती है। वो कॉन्स्टिट्यूशनल जो आपके राइट्स होते हैं, एक तो होते हैं फंडामेंटल राइट, एक होते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। समझ में आ रही बात? तो वो उसके लिए भी वहां पर आप रेट लगा सकते हो, तो उस तरीके की चीजें होती हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट तो उनको आप करवा तो सकते हो, उसका अलग चीज है, लेकिन यहाँ पर फंडामेंटल राइट की भी बात की गई है। ठीक है। तो ऐसे कुछ है, जैसे कि आपका एक सवाल आता है बहुत बार, बहुत ज्यादा फेमस है वो सवाल। पहले आपका एक आर्टिकल था, राइट टू प्रॉपर्टी, सुना है ये बात? वो क्या था आपका पहले? फंडामेंटल राइट था, सबको पता है ये बात? अब कौन सा राइट है वो? बताओ क्या है? ह्यूमन राइट। हाँ, किसी को कुछ पता है उसके बारे में? पहले कौन सा राइट था और अब कौन सा राइट है? पहले वो आर्टिकल नंबर, पार्ट नंबर किस में जुड़ा हुआ था? 3 में। पता है नहीं पता राइट टू प्रॉपर्टी के बारे में? कौन सा अमेंडमेंट से हटा दिया गया? कुछ तो बताओ। कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ा क्या? मीरा जी। हम्म। बताओ कुछ, क्या पता है कुछ? अनुष्का जी, दिशा जी। अभी सर वो लीगल राइट है। हाँ, लीगल राइट को उसे बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल। समझ में आ रही मेरी बात? तो अभी तक तो वो क्या था?
फंडामेंटल राइट था, क्योंकि वो किस में आ रहा था, राइट टू फ्रीडम में, कि आपको खरीदने और बेचने का भी, आपका मन कर रहा है तो खरीद रहे हो, मन कर रहा है तो बेच रहे हो। आजकल आपने देखा होगा कि सरकार को सबसे ज्यादा जमीन की जरूरत पड़ती है आपकी। अब उन्होंने क्या कर दिया था, आपको ये अधिकार तो दे दिया था कि जमीन, मेन लड़ाई किसकी होती है, प्रॉपर्टी की होती है या आदमियों की होती है? तो धन संपत्ति को लेकर के होती है, तो उन्होंने इसे फ्रीडम का राइट बना दिया कि भाई आप अपने मन चाहो खरीद सकते हो, मन चाहे बेच सकते हो। अब उस टाइम पे क्या था, लोगों के पास 15-15 हजार बीघा जमीन थी, किसी पे 10 हजार, किसी पे 5 हजार, किसी पे 500, किसी पे है ही नहीं। सरकार को जरूरत है, क्योंकि सरकार अपने आगे के काम बढ़ाएगी। कोई अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, कोई रेलवे लाइन निकालनी है, तो कैसे निकालेगी? दूसरा व्यक्ति अगर नहीं बेचना चाहता तो नहीं बेचेगा वो तो। आप क्या कर लोगे? सरकार कुछ कर सकती है क्या? क्योंकि अगर करा सरकार ने कुछ भी खींचातानी करी, तो उसके फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट हो जाएगी बात। तो समझ में आ रही है बात? तो इसी चक्कर में क्या हुआ, उस टाइम पर 44th अमेंडमेंट आया था। कौन सा आया था? 44th अमेंडमेंट। 1819 कौन सा सेक्शन, कौन से उसमें आया था ईयर में? 1978। हाँ, अमेंडमेंट आया था आपका 1978 के अंदर। और 42nd अमेंडमेंट, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, वो कब आया था? 1976 में आया था। क्लियर हो रही है बात? तो उसी के बारे में ये बता रहा है कि ये पहले कौन सा राइट था आपका, फंडामेंटल राइट। तो अब जब भी सरकार खींचने की कोशिश करती तो वो सीधे रेट लगा देते। तो इसको इन्होंने क्या किया, अमेंडमेंट सेक्शन नंबर 368 के तहत कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके, और क्या कर दिया था, इसको उस टाइम पर क्या कर दिया, फंडामेंटल राइट से हटा करके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया। अब कोई भी अगर प्रॉपर्टी के ऊपर, जैसे सपोज करो, अब तो ये प्रॉपर्टी ले सकते हैं, ठीक है? प्रॉपर्टी लेंगे तो अगर आपको, अगर करना भी है कुछ, तो हाई कोर्ट में जा सकते हो, इसके लीगल लीगल राइट बना दिया है इसने। ये बहुत बार पूछा जाता है कि बताओ, आपका ये जो है, पहले और अब में क्या हुआ है कि सेक्शन नंबर, आर्टिकल नंबर जो है अब आपका, ये कौन सा हो गया है, आर्टिकल नंबर 300A बना दिया है इसको। ठीक है? अब इनके आर्टिकल्स क्या हैं, एक ये देख लो। इसका कल्चरल और एजुकेशन वाला जो है वो आर्टिकल नंबर 29 है और 30 है। 30, और ये जो है आपका, वो है आर्टिकल नंबर 32 to 35। लिख लिए? अब देखो, यहां पर इसका इंटरप्रिटेशन किया जाता है, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका स्टेट की डेफिनेशन, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे स्टार लगा लेना। इसमें से आपके 100% एक ना एक क्वेश्चन आता ही है स्टेट को लेकर के, कि स्टेट की डेफिनेशन में वो पूछते हैं कि बताओ क्या ये स्टेट हो सकता है या नहीं हो सकता है। राजस्थान यूनिवर्सिटी है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, क्या ये स्टेट है या नहीं है, स्टेट की डेफिनेशन में आते हैं या नहीं आते हैं? इस तरीके के क्वेश्चंस आपके सामने पूछे जाते हैं, ध्यान रखना ये बात। ठीक है? अब देखो आर्टिकल नंबर 12 निकालो फटाफट से। डेफिनेशन देखो उसकी क्या लिखा है उसमें। जैसे कि ये क्वेश्चन आ जाता है, फंडामेंटल राइट कहाँ से, सोर्स कहाँ से है इसका, तो यूएसए से इनको लिया गया है। ठीक है? इस तरीके से देखो क्या लिखा है, डेफिनेशन आर्टिकल निकाल लिया। आर्टिकल नंबर 12 देखिए, इन दिस पार्ट अनलेस द कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर, जब तक कि कोई विपरीत बात नहीं कही जाए तब तक स्टेट का मतलब कहां से निकालेगा, कहां से पढ़ा जाएगा, आर्टिकल नंबर
12 से पढ़ा जाएगा। और क्या बता रखा है स्टेट का मतलब? स्टेट के अंदर क्या लिखा है? इंक्लूड, मतलब एक्सक्लूसिव डेफिनेशन है, और भी चीजें इसमें जुड़ सकती हैं। इसको, इस चीज को ध्यान में रखते हुए एक केस आया था जिसमें इसको कहा था इजिस्डम जेनरिस। इजिस्डम इजिस्डम जेनरिस आपका इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट का एक प्रिंसिपल है। इजिस्डम जेनरिस, IJESDEM, जेनरिस, ये आपका एक प्रिंसिपल है। इस प्रिंसिपल को फॉलो किया गया था। मैं आपको केस की एक पूरी लिस्ट, 5-6 केस हैं जिनमें इस तरीके की बातें की गई थी, उनको बताऊंगा अभी। इजम जेनरिस के प्रिंसिपल को फॉलो किया गया कि स्टेट के अंदर तो बहुत सारी चीजें, क्योंकि इंक्लूड शब्द यूज किया गया था ना, तो यहां पर पहले एक बार इसको पढ़ो, डेफिनेशन को थोड़ा समझ में आएगा आपको। देखो पहले क्या लिखा है। इंक्लूड द गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। क्या लिखा है? क्या इंक्लूड किया स्टेट की डेफिनेशन में? गवर्नमेंट। ऐसे देखो, ऐसे बनाना, जैसे पहले एक स्टेट लिख लिया, स्टेट, फिर इंक्लूड लिख करके नीचे वन लिख लेना। फिर लिखना कैसे? गवर्नमेंट, गवर्नमेंट कौन सी होती है? गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। अब गवर्नमेंट का मतलब यहां पर कौन सी गवर्नमेंट से कह रहा है ये? सेंट्रल गवर्नमेंट से। पार्लियामेंट की, पार्लियामेंट उसी का हिस्सा है ना, तो पार्लियामेंट के अंदर कौन कौन सी चीजें आ गई? राज्यसभा, लोकसभा और सब आ गए। तो ये इसने कह दिया कि ये क्या है, पूरी अथॉरिटी एक स्टेट कहलाएगी। दूसरा क्या कह दिया इसने? गवर्नमेंट ऑन एंड लेजिस्लेचर ऑफ, मतलब लॉ मेकिंग बॉडी भी जो होगी वो क्या होगी? स्टेट लेवल पर जितने भी गवर्नमेंट बनी हुई हैं, जैसे यहां पर राजस्थान में राजस्थान सरकार है, और उनकी जो लेजिस्लेचर बॉडी होती है, दोनों की मिलकर बन के होती है वो, भाई पक्ष और विपक्ष दोनों बैठते हैं ना उसमें। तो वो जो है उनके द्वारा जो कानून बनाए गए हैं, तो उनके द्वारा जो कानून बनाए गए हैं उनके अगेंस्ट भी आप फाइल कर सकते हो क्या? रिट फाइल कर सकते हो अगर वो आपके खिलाफ है। जैसे कि, जैसे कि अभी फार्मर्स के लिए कानून बनाया था सेंट्रल गवर्नमेंट ने, पता है? उसको लेकर के विवाद हुआ था, किसानों का किसान आंदोलन हुआ था ना, वो है। अगर उसमें कोई दिक्कत है तो फिर वहां पर वो काम करेगा। तो वो बनाया किसने था? सेंट्रल गवर्नमेंट ने। तो उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया था ना उन्होंने, उसके खिलाफ रेड पिटीशन डाली थी, सुप्रीम कोर्ट में गया था केस। वही चीज कहना चाह रहा है ये। उनको लग रहा है कि साहब हमारे फंडामेंटल राइट का वो क्या हो रहा है, इससे वायलेशन हो रहा है। दो चीज समझ में आ गई क्या? ऐसी ही होती है। एक चीज और लिखी हुई है इसमें, देखो, वहां लिखा है ऑल लोकल अथॉरिटीज, इसे इंटरप्रिटेशन करा गया है। अब देखो, आपको ये तो समझ में आ गया, एक सेंट्रल की होगी एक स्टेट की होगी। ये ऑल लोकल अथॉरिटीज क्या होती है? ये कौन सी बीमारी है? तो ऑल लोकल अथॉरिटीज के अंदर बताया गया है कि इसके अंदर वो लोकल अथॉरिटीज जिनके बारे में अभी थोड़े दिन पहले भी चर्चा की थी जब आपको इंट्रोडक्शन पढ़ाया था संविधान का। उसमें मैंने बताया कि लोकल अथॉरिटीज मतलब 3 तरह की गवर्नमेंट हमारे यहाँ चलती है। एक तो चलती है सेंट्रल लेवल पर, एक चलती है स्टेट लेवल पर, एक होती है लोकल बॉडीज, जो कि पंचायत, आपके वहां पर चुनाव होते हैं ना पंचायत के। एक होती है म्युनिसिपैलिटी, ये क्या है आपकी? लोकल गवर्नमेंट होती है। इसी को ये कह रहा है कि ऑल लोकल अथॉरिटीज, क्या इनके पास पावर्स होती है कि नहीं होती है? सारी चीज होती है इनके पास भी। इनके भी इलेक्शंस होते हैं कि नहीं होते? ये भी कानून नियम रेगुलेशन बनाते कि नहीं बनाती? पंचायत बनाती है कि नहीं बनाती? म्युनिसिपैलिटी आपके लिए बनाती है। तो इनको भी इसके अंदर इस्तेमाल कर लिया गया। लेकिन इसके साथ ही साथ एक और शब्द यूज किया गया है यहां पर, वो लिखा है अदर अथॉरिटीज। अब यहां पर ये जो है ना, ये फंस गया बीच में। अब ये अदर अदर अथॉरिटी तो बहुत सारी चीज होती है। अब ये कौन सी चीज की बात कर रहा है अदर अथॉरिटी के अंदर? कौन सी चीजों को इसके अंदर जोड़ा जाए?
तो उसी के बारे में यहां पर समझाया गया है कि अदर अथॉरिटी तो बहुत ज्यादा वाइड डेफिनेशन हो गई इसकी। तो बहुत तरीके के डिसीजन आए, कम से कम 10-12 डिसीजन आ चुके हैं इन्हीं के ऊपर, उनके बारे में लिस्ट बनवाऊंगा मैं आपकी। तो यहां पर अदर अथॉरिटीज में बहुत सारी चीजें हैं। अदर अथॉरिटीज को एक बार जब सुप्रीम कोर्ट में इसी को चैलेंज किया गया कि भाई कोई पर्टिकुलर केस था, जिस यूनिवर्सिटी को लेकर के केस हुआ था, वो यूनिवर्सिटी शायद मद्रास की यूनिवर्सिटी थी कोई, तो उसको लेकर के यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास वर्सेस स्टेट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया या कुछ ऐसा केस था, जिसके अंदर यहां पर इस चीज को ही उठाया गया था। यहां पर कहा कि ये अदर अथॉरिटी में ये यूनिवर्सिटी है ना, ये आती है। उन्होंने कहा कैसे आती है? तो उन्होंने इस तरीके के प्रिंसिपल को यूज किया, कहा कि भैया एजस्डम जनरस में लोकल अथॉरिटी जिनके पास पावर होती है, जिनके पास कंट्रोल होता है, वो सब आती है। अब ये एजस्डम जनरस होता क्या है, ऐसे समझ लो। ये आपके इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट में पढ़ोगे, आपको आगे पढ़ने को मिलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब किसी भी लॉ को समझना है, पढ़ना है, तो इसी के आधार पर पढ़ा जाता है कि जहां पर इसका इस्तेमाल होता है। देखो यहां पर एक शब्द, वहां पर अगर आपने ढंग से कभी पढ़ा हो तो कभी कभी डेफिनेशन में लिखा आता है और लाइकली, ऐसा लिखा था ना। तो लाइकली, इंक्लूड, ऐसी जब शब्द आते हैं तो वहां पर इस तरीके की चीजों का इस्तेमाल करा जाता है। अब एडजस्टमेंट जेंडर्स का मतलब समझ लो, आपने रीजनिंग अगर ढंग से पढ़ी हो तो कभी, जैसे सपोज करो कहीं पर लिखा है बाइक, क्या लिखा है, कहीं पे लिखा है साइकिल, बाइसिकल, जो भी, ठीक है। कहीं वहीं पे लिखा है कार, वहां पर लिखा है कार, ठीक है। वहां पर लिखा है रेल, ठीक है। क्या लिखा है, बाइक, साइकिल, कार, रेल, ऐसी कोई भी चीज लिखी हुई है और यहां पर आपको एक डैश छोड़ दिया जाए, तो आपको वहां पर 4 ऑप्शन दिए जाएं, तो इसमें क्या जोड़ सकते हो, आपकी क्या जुड़ेगा इसमें? किस तरीके की चीजों को जोड़ रहा है ये आपस में एक दूसरे से? ये सब ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड चीजें हैं। तो मतलब यहां पर भी जो चीज आएगी वो किसकी आएगी? ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड ही चीज आएगी, जो लाने और ले जाने का काम करती हो। इसे ही क्या कह रहा है ये, जो एक चीज जब सेम नेचर की चीजें एक साथ जुड़ जाती हैं, वहां पर प्रिंसिपल कौन सा फॉलो होता है? एजिस्डम जेनरिस का प्रिंसिपल फॉलो। क्लियर हुई बात, क्या बताया मैंने? जैसे मैं यहां पर डाल देता चेयर, है ना, चेयर, टेबल, समझ आ रही मेरी बात क्या कह रहा हूं? सेम नेचर की जो चीजें होती हैं, एक जैसे साथ एक जैसी चीजें होती हैं, तो तो आपको समझ सर में आ जाता, इसमें जैसे कैसे यूज चेयर होगा? डालता, टेबल डालता, है ना, काउंटर डालता, तो आपको समझ में आता कि मैं फर्नीचर की बात कर रहा हूँ। समझ में आएगी बात? तो फिर आप सर फर्नीचर वाला ही कोई चीज उठाते, जैसे स्टूल हो गया, है ना, ऐसी चीज। सर हाँ जी बोलिए। सर ये तो इसमें कैसे यूज होगा ये जो आपने एक्सप्लेन किए, इलिज्म जनरस? अच्छा, इसका कैसे यूज होगा इस सिस्टम जनरस का, वही तो बता रहा हूँ आगे। अब यहां पर तो मैंने ये बातें बताई आपको। अब यहीं पर ऐसा ही इन्होंने ये फॉर्मूला यूज किया कि अदर अथॉरिटी का मतलब तो हमें कुछ पता ही नहीं है। तो इन्होंने कहा कि ये सारी की सारी जो अथॉरिटीज हैं ऊपर वाली जो डेफिनेशन में दी गई है, कौन सी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट, और लोकल अथॉरिटीज। अब इन्होंने क्या सोचा कि यार इनके सबके पास क्या है, ये नियम बना सकते हैं, कायदे कानून बना सकते हैं। समझ में आ रही मेरी बात? इसी के साथ साथ इन्होंने सोचा कि यार इनके पास पावर भी है, इनके पास कंट्रोल भी है, ये हर एडमिनिस्ट्रेशन का भी काम करते हैं। तो अब जो वहां पर यूनिवर्सिटी है, क्या उसके पास पावर नहीं है? क्या उसके पास कंट्रोल नहीं है? समझ में आ रही मेरी बात? और अगर सपोज करो उसको सपोर्ट फाइनेंस कहां से होता हो, गवर्नमेंट से होता हो, तो क्या वो भी स्टेट की डेफिनेशन में आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए? नेचर समझ में आया कैसे बता रहा हूं मैं? हाँ अरुण जी। तो कोर्ट क्या कर रही है यहां पर, क्राइटेरिया ढूंढ रही है, कैटेगरी ढूंढ रही है, किस नेचर का चीज आ रही है। ये कहलाता है इजस्डम जेनरिस। प्रिंसिपल समझ में आ गया क्या? तो ये यहां पर इसके बारे में बात की गई है, लोकल अथॉरिटी जो होती है, अदर अथॉरिटीज, उसके बारे में बात की गई है। इसे
इसे और पढ़ो पहले। लिखा है कि ये जो चीजें होनी चाहिए जिनकी ये बात कर रहा है, ये होनी कहाँ चाहिए, तो लिखा है विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। और टेरिटरी तो जानते हो ना इंडिया की कहाँ है, विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। और टेरिटरी इंडिया की कहाँ बता रखी है, आपको पता है ना सब कुछ इसके बारे में, तो उसी की बात कर रहा है। फिर दूसरा लिखा है और अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ, मतलब ऐसी भी अथॉरिटी जो किसके अंडर आती हो। सपोज करो कोई संस्था है, ठीक है, वो संस्था जो है, जो इंस्टीट्यूशन बनाया गया है, उसको गवर्नमेंट ही अपने मैनेजमेंट के थ्रू कंट्रोल करती है, क्या वो स्टेट कहलाएगी कि नहीं कहलाएगी। क्योंकि गवर्नमेंट कर रही है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, तो पावर तो गवर्नमेंट पे ही है ना। तो नुकसान किसको पहुंचेगा अल्टीमेटली, आम आदमी को। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, जैसे कि वाटर बोर्ड, वाटर सप्लाई बोर्ड जो होता है आपका, बताओ, नियम कायदे कानून कौन बना के दे रहा है, ऊपर वाली अथॉरिटी तो दे रही है। जैसे कि जेडीए, जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी, क्या सरकार की, क्या सरकार से मैनेजमेंट मैनेज नहीं होती वो। हाउसिंग बोर्ड नहीं होता। तो ये लिखा है ना अंडर द कंट्रोल, तो कंट्रोल तो कर रही है, इसका मतलब नियम कायदे कानून इनके पीछे कोई और ही। समझ में आ रही मेरी बात। जैसे राजस्थान यूनिवर्सिटी के लिए भी सपोज करो स्टेट गवर्नमेंट ने कोई कानून बना रखा हो, जैसे कि राजस्थान यूनिवर्सिटी एक्ट, मतलब उस कानून से ही वो यूनिवर्सिटी चलती है। समझ में आ रही मेरी बात क्या कह रहा हूं मैं। वही उसी चीज को इन्होंने क्या बताया है, स्टेट बताया है, जो ऐसी चीजों को काम करती है। क्लियर होगी बात। ऐसे ही एक बार सवाल उठा था कि क्या जो ये जुडिशरी है, क्या ये भी स्टेट है क्या। समझ में आ रही है मेरी बात क्या कह रहा हूं मैं। सवाल यहीं पर उठ गया था कि क्या जो ये जुडिशरी है, इसके पास भी पावर होती है, इसके पास भी कंट्रोल होता है, जिसको मन करे उसको उठवा दे, क्या ये भी स्टेट होती है क्या। फिर तो फर्क ही क्या रहेगा इन दोनों में। समझ में आ रही है मेरी बात। तो यहां पर इसको भी केस में समझाया गया है कि जब जुडिशरी कोई डिसीजन कोई ऑर्डर देती है, तब तो वो जुडिशियल इन नेचर काम कर रही है, तो वो स्टेट नहीं होती। लेकिन अगर जुडिशरी कोई ऐसा फंक्शन करती है जो एडमिनिस्ट्रेटिव इन नेचर हो, कैसा हो, एडमिनिस्ट्रेटिव इन नेचर, तो शायद वो कोई नियम कायदे कानून बनाए तो शायद क्या कर दे हमारे साथ, एक्सप्लॉइटेशन कर सकती है, तो वो उस केस के लिए क्या हो जाएगी, उसमें स्टेट बन सकती है। जैसे कि आरजीएस के लिए, आरजीएस के नियम कायदे कानून कौन डिक्लेयर करता है, कौन बनाता है रूल रेगुलेशंस, हाई कोर्ट बनाता है। अब उसका ये जुडिशियल फंक्शन है या एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन है, ये उसका एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन है कि वो किसको किस क्वालिफिकेशन और किस एलिजिबिलिटी के साथ चैलेंज कर रही है। समझ में आ रही है मेरी बात। जैसे कि अभी एमपीजीएस में हुआ था, एमपीजीएस में क्या हुआ था, प्रैक्टिस मांग रहे थे। कितनी प्रैक्टिस मांग रहे थे, कम से कम 3 साल का जिसको प्रैक्टिस होगी वही क्या कर सकता है, एमपीजीएस के लिए क्या होगा, फॉर्म भर सकता है। और उसके खिलाफ क्या लगा दी थी फिर, रेट लगा दी थी। तो इसका मतलब वो एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर जा रही थी। समझ में आ रही है मेरी बात क्या बता रहा हूं मैं आपको। हाँ, दिशा जी, अनुष्का जी, समझ में आ रहा है, मीरा जी, जी सर। क्लियर हो रही है ना बात। यही चीज यहां पर बताई गई है, उसी चीज को ये बता रहा है कि अदर अथॉरिटी तो बहुत कुछ होता है। समझ में आ रहा है बात। तो इसी को बहुत अच्छे अच्छे केसेस में, बहुत कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठी हुई है इन केसेस के ऊपर, तो उनके बारे में यहाँ पर जिक्र किया गया है। कोई भी नहीं आ सकता, आप तो केवल वही लिखोगे जो जज ने इंटरप्रिटेशन किया है, जो जजमेंट के अंदर इंटरप्रिटेशन किया गया है उन्हीं को ही लिख सकते हो आप, ठीक है। अपने अकॉर्डिंग नहीं बता सकते कि भाई कोई भी आ सकता है, कि मतलब हमारा इंस्टीट्यूट थोड़ा ना आ जाएगा प्रज्ञा इंस्टीट्यूट। समझ में आ रही मेरी बात। इसलिए चलो लिखो, 2 4 केस लिखो फटाफट से।
सबसे पहले लिखो अदर अथॉरिटी, लिखो अदर अथॉरिटी वाज गिवन डिफरेंट इंटरप्रिटेशन इन अर्ली स्टेज। मतलब इस अदर अथॉरिटी का क्या किया गया था, अर्ली पहले जो बताई गई थी चीजें उनमें इसके बारे में इंटरप्रिटेशन किया था अलग अलग तरीके से। तो कुछ कोड जो हैं उन्होंने क्या किया था उस टाइम पे, देखो सम कोड्स अप्लाइड द प्रिंसिपल ऑफ, सम कोड्स अप्लाइड द प्रिंसिपल ऑफ इजिस्डम जेनरिस। ये थोड़ी सी स्पेलिंग में मिस्टेक हो गई है, ये ई नहीं है, यू है, इजिस्डम, इजिस्डम जेनरिस, ये आई भी नहीं, ई, लिखो एजिस्डम जेनरिस। और साथ ही साथ लिखो यहां पर समझाया गया कि स्टेट में और किसी प्राइवेट पर्सन में डिफरेंस क्या होता है, क्योंकि भाई प्राइवेट के अगेंस्ट भी तो कभी कभी रिट फाइल कर रहे हो आप, तो उनके अंदर वो भी क्या आपके फंडामेंटल राइट को ब्रीच कर सकते हैं क्या। जो प्राइवेट पर्सन का मतलब है प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, प्राइवेट भी तो होते हैं ना, तो क्या वो भी इस डेफिनेशन के अंदर आते हैं या नहीं आते हैं। लिखो स्टेट, स्टेट डिफरेंस बिटवीन, इसी के अंदर बताया किसी इजिस्डम जनरस के अलावा कोर्ट्स ने बताया कि जो स्टेट मेंटेन्ड इंस्टीट्यूशन होते हैं, या स्टेट का मतलब समझ में आ रहा है ना, कौन सी गवर्नमेंट्स के रिगार्डिंग कह रहा है, या स्टेट एडेड में इंस्टीट्यूशन होते हैं जिनको एड स्टेट करता है, गवर्नमेंट करती है, और जो प्राइवेट पर्संस हैं उनके बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहला केस लिखिए, लिखिए यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास वर्सेस शांताबाई, यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास वर्सेस शांता, AIR 1954 का एक केस है जिसके अंदर ये प्रिंसिपल दिया था, प्रिंसिपल ऑफ इजिस्डम जेनरिस का। सर कौन से ईयर का केस है? 1954 का केस है ये, और इसी प्रिंसिपल को बहुत सारे केसेस में अप्लाई किया था। दूसरा केस लिखिए इसी के बाद, एक और केस आया था देवदास वर्सेस सिलेक्शन कमिटी, देवदास वर्सेस सिलेक्शन कमिटी फॉर एडमिशन टू कर्नाटका इंजीनियरिंग कॉलेज। मतलब जहां पर कर्नाटक के अंदर एक इंजीनियरिंग कॉलेज था ये, ठीक है, वहां पर देवदास नाम के व्यक्ति ने क्या किया था, उस इंस्टीट्यूशन के ऊपर केस फाइल किया था। तो वो एडमिनिस्ट्रेशन, अब ये इंस्टीट्यूशन शायद गवर्नमेंट का होगा या मैनेज करती होगी गवर्नमेंट, तो वहां के कुछ नियम कायदे कानून बने हुए थे, या वहां उस यूनिवर्सिटी के लिए अलग से रूल रेगुलेशन बनाए गए थे गवर्नमेंट के द्वारा। तो इस चक्कर में उसके ऊपर केस किया, तो वहां पर भी डिसाइड किया गया कि क्या ये स्टेट के अंदर काउंट होगा कि नहीं। समझ में आ रही बात मेरी। तो फिर यहां पर भी इसी इजस्डम जेनरस के प्रिंसिपल को क्या किया गया था, अप्लाई किया गया था। अब समझ में आ रहा है ना इजस्डम जेनरस कैसे किया गया था, वही चीज यहां पर होती है। ऐसे ही ये केस जो है 1964 का है, पहला था 54 का, अब 10 साल बाद देखो फिर से वही केस आया। ऐसे ही एक और केस लिखिए कृष्णा गोपाल वर्सेस पंजाब यूनिवर्सिटी। देखो ये सारे यूनिवर्सिटीज के केस हैं, कृष्णा गोपाल वर्सेस पंजाब यूनिवर्सिटी। फिर से एक और केस आया AIR 1966, यहां पर भी सीधे इजम जेनरिस का ही प्रिंसिपल फॉलो किया गया था 1966।
क्योंकि उस टाइम पर क्या हुआ था, इसको बहुत लीनियंट वे में बताऊं तो क्या होता है, यूनिवर्सिटी जो होती है ना वो क्या होती है, गवर्नमेंट जनरली पहले जो, अब तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी बन गई हैं, पहले यूनिवर्सिटी जो होती थी अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट होती थी। जैसे ये राजस्थान यूनिवर्सिटी जो है, राजस्थान के सरकार की गवर्नमेंट कंट्रोल में है ये। ठीक है, इसके लिए बस ये है कि कंट्रोल में तो है, लेकिन कंट्रोल और मैनेजमेंट क्या वो पूरे टाइम इसी यूनिवर्सिटी को चलाएंगे क्या? वो लोग क्या करेंगे उस केस में? वो क्या करते हैं, उसके लिए कायदे कानून बना देते हैं, मतलब एक एक्ट बना देते हैं, स्पेशल एक्ट बना देते हैं, जैसे राजस्थान यूनिवर्सिटी एक्ट, ऐसे करके। तो हर जो भी कॉलेज, पहले बड़े बड़े कॉलेज बना दिए जाते थे, तो इतनी सारी चीजों को गवर्न कैसे किया जाता, तो उनके लिए नियम कायदे कानून होते, तो उसके अकॉर्डिंग सारे काम होते थे। उसी को इन्होंने समझाया है इस पर्टिकुलर एजडम जेनरस के केस से। क्लियर हो गई बात? हाँ जी, मीरा जी समझ में आ रहा है? यस सर। अब देखिए एक और केस लिखिए, इस एजडम जेनरस के केस को ही खत्म कर दिया गया था। कह रहे थे भैया ऐसे काम नहीं चलेगा, कह रहे कि अगर हर चीज में पावर और ये कंट्रोल को देखोगे तो फिर तो हो गया काम। जरूर थोड़ा ना कि हर किसी के पास पावर से ही काम करता हो, क्या पता उसको मैनेजमेंट के लिए कोई और कोई चीज इस्तेमाल करती हो। तो उसी के बारे में यहां पर बताया गया है। लिखिए, उज्जम बाई, उज्जम, UJJAM, ऐसे, उज्जम बाई, ऐसे करके, BAI, वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। देखो, वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1963। और ऐसे ही एक और केस आया था, राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्सेस मोहनलाल 1967। इन केसेस के अंदर क्या किया गया था कि जो ये इजम जनरस का केस था ना, इसको खत्म कर दिया गया। वो कह रहे हैं भैया इस तरीके से हम इसको नहीं कर सकते, तो इस प्रिंसिपल को उन्होंने छोड़ दिया। उन्होंने क्या कहा कि जहां पर हमने अपना पैसा खर्च किया है, हर जगह पावर और रूल रेगुलेशन ही थोड़ा ना बनाए जाते हैं, कहीं कहीं पर हम अपना पैसा भी तो लगा रहे हैं ना। तो गवर्नमेंट अगर अपना पैसा लगा रही है तो मैनेजमेंट भी वही कर रही है उस केस में। तो कह रहा है कि हर जगह नियम कायदे कानून ही नहीं बन रहे हैं, कुछ चीजें पैसे से भी चल जाती हैं। तो आप एक ही चीज के क्राइटेरिया नहीं ले सकते, केवल कि भाई नेचर देख करके आपने उसे क्या बना दिया, नेचर देख के क्या बना दिया, स्टेट घोषित कर दिया, ऐसा नहीं हो सकता। अब जैसे कि राजस्थान यूनिवर्सिटी, तो आपने यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी को सबको ले लिया जिनके कानून बने हुए हैं, लेकिन जो यूनिवर्सिटी है ही नहीं, क्या वो स्टेट नहीं होगा क्या? अब जैसे राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, क्या है, राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड क्या कोई यूनिवर्सिटी है क्या? तो वो तो इजम जनरस के केस में ही नहीं आ सकती। अब आप कहोगे पावर कंट्रोल तो है, पर पैसे भी तो लग रहे हैं ना, तो ऐसे किस केस में, किस मैनेजमेंट में देखोगे उसे? तो उसी के बारे में यहाँ पर बातें की गई हैं, और इस केस में इजम जनरस के इस प्रिंसिपल को क्या कर दिया, ओवर रूल कर दिया, खत्म कर दिया। स्टेट है। क्लियर हो गई बात? बस आज के लिए इतना ही। एक चीज और क्या हुआ, एक चीज और लिख लो, ये जो लोकल अथॉरिटीज हैं उसके बारे में लिखो फटाफट से। ये लोकल अथॉरिटीज लिखवा देता हूँ कि इसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, जैसे लिखो, लोकल अथॉरिटी को समझा रखा है आपके, इसके बारे में लिखो। आर्टिकल, ये जो सेक्शन है, सेक्शन नंबर 3 का, लिखो 3 का क्लॉज 31। सेक्शन 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 नंबर 3 है आपका, उसका क्लॉज 31। किसका है ये एक्ट का है? जनरल क्लॉजेज एक्ट। बताइए क्या ही जनरल क्लॉजेज एक्ट, कोई बता सकता है क्या चीज है ये? है
1897 का ये जनरल क्लॉजेज एक्ट है। ये जनरल क्लॉजेज लिखा है ना, इसका मतलब है कि यहां पर आपको बहुत सारी डेफिनेशंस बता रखी हैं। जब कानून बनाए जा रहे थे तो उनके लिए उन शब्दों का मतलब क्या होता 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 होगा। तो हमें तो हर चीज का मतलब नहीं पता, तो हमें कहां से पढ़ना पड़ता था, जनरल क्लॉजेस से पढ़ता। जैसे आजकल जनरल डेफिनेशन इंटरप्रिटेशन आता है ना, ऐसे ही उस टाइम पे जनरल क्लॉजेस एक्ट बनाया गया था 1897 में। इस एक्ट का जो ये सेक्शन है, ये सब जितने भी कानून होते थे उस टाइम पर सबके ऊपर लागू होता था। उनका मतलब अगर कहीं नहीं मिलता था तो कहां से ढूंढते थे, जनरल क्लॉजेज एक्ट से ढूंढते थे हम। तो उसी के बारे में सेक्शन नंबर 3 का सब सेक्शन नंबर 31 जो है वो लोकल अथॉरिटी को डिफाइन करता है। लिखो फटाफट से। अभी तो मैंने 2-3 ही केस लिखवाए हैं आपको, कल इसके बारे में भरपूर बात करेंगे कि क्या क्या चीजें इसके अंदर आती है ना। तो लोकल अथॉरिटी के बारे में लिखो, क्या क्या चीज इसमें आती है। कॉन्स्टिट्यूशन की क्यों, इंटरेस्ट बैठ रहा है क्या इसमें। लोकल अथॉरिटी लिखिए, इसका मतलब बताया है शैल मीन्स, लोकल अथॉरिटी शैल मीन्स अ म्युनिसिपल कमिटी, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, बॉडी ऑफ कमिश्नर्स और अदर अथॉरिटी लीगली एंटाइटल्ड टू and or entrusted by the government with the control or management of municipal or local fund। कंट्रोल और मैनेजमेंट ऑफ म्युनिसिपल और लोकल फंड। जनरली जो ये आपकी लोकल गवर्नमेंट है इसके लिए उन्होंने बताया था कि इसके अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे कि विलेज पंचायत, जो गांव की पंचायतें होती हैं, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, विलेज एडमिनिस्ट्रेशन अथॉरिटी। तो अब यहां पर हो क्या रहा है कि अगर इनमें से किसी भी अथॉरिटी ने, जिन जिन का मैंने नाम लिया लोकल अथॉरिटीज का, अगर इन्होंने अपनी पावर का इस्तेमाल करके कोई डिसीजन दिया है या कोई रूल नियम कायदे कानून बनाए हैं आपके लिए, ठीक है, और उनसे क्या हो रहा है, आपके जो फंडामेंटल राइट हैं उनका क्या हो रहा है, ब्रीच हो रहा है, तो फिर क्या कर सकते हो, उनको क्या एनफोर्स करवा सकते हो क्या, उनको एनफोर्स करवाया जा सकता है। कहां पर करवाओगे, यहां पर करवाओगे, ठीक है। अब ये जो लोकल अथॉरिटी, आपको लोकल अथॉरिटी समझ में आ रही है ना, इसी को देखते हुए क्या किया इन्होंने, अदर अथॉरिटी का कल्पना की कि इस लोकल अथॉरिटी के साथ साथ देखा ना अदर, तो अदर में क्या क्या चीज इंक्लूड हो सकती है, तो ये तो गवर्नमेंट हो गई, तो इनसे तो इसका क्या कनेक्शन होगा, तो ये तो गवर्नमेंट की बात हो रही है, ये तो कोई गवर्नमेंट नहीं है ना, यहां पर गवर्नमेंट आती है। लेकिन उन्होंने कहा कि ये जो लोकल अथॉरिटी के अंदर जो डेफिनेशन बता रखी थी, कौन सी, जनरल क्लॉजेज एक्ट के तहत, तो उसके बारे में बताया कि इसके तहत हम क्या कर सकते हैं, इजम जनरस का जो फॉर्मूला है उसे फॉलो कर सकते हैं। तो इसमें लिखा था ना मैनेजमेंट, कंट्रोल, फंड, लोकल फंड, उन्हीं को देखते हुए उन्होंने क्या किया, उसका नेचर डिसाइड कर दिया। लेकिन उन्होंने कहा कि ये बहुत ज्यादा नैरो इंटरप्रिटेशन किया जा रहा है, रेस्ट्रिक्शन लगाई जा रही है इंटरप्रिटेशन पर। उन्होंने कहा कि इसको तो और वाइड होना चाहिए, क्योंकि फंडामेंटल राइट को तो बहुत सारे लोग भी रीच कर सकते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ठीक है। तो इसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे आगे। थैंक यू। अब यहां तक कुछ भी पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं।